डाइवर्सिटी फैक्टर इज ऑलवेज, इसका आंसर मैं बता देता हूँ, इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन वन। अभी इसका मैं कारण भी बता दूँ आपको। डाइवर्सिटी फैक्टर क्यों ग्रेटर होता है एक से, मतलब इट इज वाई इट इज ग्रेटर देन वन, इट इज बिकॉज मान लो ये एक पावर स्टेशन है, यहाँ पे नंबर ऑफ कस्टमर्स कनेक्टेड है। तो आप मुझे बताओ यहाँ पे जो भी हाउसेज रहेंगे इनकी सबकी जो मैक्सिमम डिमांड रहेंगी वो एट ए टाइम सभी लोग मैक्सिमम उनकी कैपेसिटी पे नहीं चलाएंगे। दैट मीन्स मैक्सिमम डिमांड ऑन अ पावर स्टेशन ये कम रहेंगी एज कम्पेयर टू सम ऑफ इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड। सो इसीलिए डाइवर्सिटी फैक्टर इज अ रेशियो ऑफ सम ऑफ इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड टू द मैक्सिमम डिमांड ऑन द पावर स्टेशन। इसका वैल्यू कम है एज कम्पेयर टू सम ऑफ इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड, इसीलिए डाइवर्सिटी फैक्टर इज ऑलवेज ग्रेटर देन वन। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान से करिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिजायरेबल क्वालिटीज ऑफ अ पावर सिस्टम। पावर सिस्टम में से कौन सी ऐसी डिजायरेबल क्वालिटी है जो कि प्रॉपर पावर सिस्टम, ऑप्टिमाइज पावर सिस्टम का होनी चाहिए। हाई लोड फैक्टर और डाइवर्सिटी फैक्टर एंड लो लोड फैक्टर एंड डाइवर्सिटी फैक्टर, हाई और इधर लो। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। एक डिजायरेबल क्वालिटी क्या होनी चाहिए पावर सिस्टम की कि उसका लोड फैक्टर और डाइवर्सिटी फैक्टर हाई होना चाहिए। ये क्यों होना चाहिए मैं आपको कारण बता दूं। सबसे पहले हम लोड फैक्टर का डेफिनेशन देखते हैं। लोड फैक्टर इज अ रेशियो ऑफ एवरेज डिमांड अपॉन मैक्सिमम डिमांड ऑन अ पावर स्टेशन। अब याद रखिएगा जैसे डाइवर्सिटी फैक्टर का जो रेशियो था ऑलवेज ग्रेटर देन वन था, वैसे ही लोड फैक्टर का रेशियो जो है इट इज ऑलवेज लेस देन वन। क्यों रहता है, क्योंकि मैक्सिमम डिमांड जो रहती है पावर स्टेशन पे वो ज़्यादा रहती है एज कम्पेयर टू एवरेज डिमांड। ओके, सो आप देख सकते हैं ये सब दोनों चीज़ें ये डिज़ायरेबल क्वालिटीज़ होती है कि हाई लोड फैक्टर और हाई डाइवर्सिटी फैक्टर होना चाहिए एक पावर सिस्टम का। इट विल बी कॉल्ड एज अ गुड पावर सिस्टम। ओके, आई होप ये आपको समझ में आया होगा। देखिए लोड फैक्टर का इसलिए सिग्निफिकेंस होता है, इसलिए महत्वपूर्ण होता है क्योंकि वो हम लोगों को डिटरमाइन करता है कॉस्ट पर यूनिट जनरेटेड। ओके, मतलब अगर लोड फैक्टर ज़्यादा रहेगा, ये मान लो अगर लोड फैक्टर ज़्यादा रहेगा तो कॉस्ट पर यूनिट जो भी रहेंगे जनरेटेड वो उसका कम रहेगा, मतलब हम लोगों को कम कॉस्ट चुकानी पड़ेगी पर यूनिट की। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, डिमांड फैक्टर इज जनरली। अभी तक हम लोगों ने दो फैक्टर्स देख लिया, डिमांड फैक्टर, डाइवर्सिटी फैक्टर और लोड फैक्टर। अभी हम लोग डिमांड फैक्टर देख रहे हैं। डिमांड फैक्टर इज जनरली लेस देन वन। ओके, इसका रेशियो क्या है, डिमांड फैक्टर मैक्सिमम डिमांड अपॉन कनेक्टेड लोड। ये सेशन होने के बाद में आप एक पेन पेपर लेके इन तीनों भी फैक्टर्स को लिख लीजिए और याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये एग्जाम इन तीनों में से इसके ऊपर एक तो न्यूमेरिकल पूछा जाता है या तो इनके डेफिनेशन या फिर इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। या बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन तीनों में से एक ना एक तो आने ही वाला है। आप मेरी बात ध्यान में रखिएगा। देखो मैं बता दूं, डिमांड फैक्टर इज जनरली लेस देन वन क्यों होता है, क्योंकि मैक्सिमम डिमांड जो भी होती है एक मतलब एक सिस्टम की मान लो मैक्सिमम डिमांड होती है वो कम रहती है एज पर अकॉर्डिंग टू द कनेक्टेड लोड। मतलब कनेक्टेड लोड से ज़्यादा, लोड से कम मैक्सिमम डिमांड होती है, इसलिए इसका जो फैक्टर है इट इज़ लेस देन वन डिमांड फैक्टर। अगर न्यूमरेटर कम रहा, कनेक्टेड लोड डिनोमिनेटर ज़्यादा रहा, मतलब मान लो अगर न्यूमरेटर 40 है और डिनोमिनेटर 60 है तो इसका ऑब्वियस वैल्यू है, इसका जो भी फैक्टर आएगा वो आएगा लेस देन वन। सो बेसिकली डिमांड फैक्टर क्या हम लोगों को डिटरमाइन करती है, वो कैपेसिटी ऑफ अ प्लांट, कैपेसिटी ऑफ प्लांट इक्विपमेंट जो है वो हम लोगों को दर्शाती है डिमांड फैक्टर। याद रखिएगा, डिमांड फैक्टर डिटरमाइंड एज द कैपेसिटी ऑफ अ प्लांट इक्विपमेंट। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप मेरी बातों को ध्यान से सुनते हुए चलिएगा, आप सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसका आंसर है ऑप्शन वन, इट इज लेस देन वन। डाइवर्सिटी फैक्टर ग्रेटर देन वन, लोड फैक्टर लेस देन वन, डिमांड फैक्टर लेस देन वन। ओके, याद रखिएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ बेस लोड स्टेशन हैज द कैपेसिटी ऑफ 18 मेगावाट, द एनुअल आउटपुट ऑफ अ स्टेशन इज 101.35 इंटू 10⁶ किलोवाट आवर, द एनुअल लोड फैक्टर ऑफ द स्टेशन इज। हमने अभी देखा है लोड फैक्टर का फॉर्मूला है एवरेज लोड अपॉन मैक्सिमम डिमांड। तो चलिए हम इसमें पुट करके इसका आंसर निकालते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसका कैपेसिटी कितना है, 18 मेगावाट है, तो हम लोग अज्यूम कर लेते हैं कि इसका जो भी मैक्सिमम डिमांड है 18 मेगावाट ही होगा, क्योंकि उसके ऊपर तो जा नहीं सकता। और एनुअल पूछा है, अगर हम लोग एनुअल देखते हैं तो एक ईयर में कितने आवर्स होते हैं, तो वो होते हैं 8760। ओके, इसका सॉल्यूशन देखते हैं क्या होने वाला है। देखो लोड फैक्टर मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, लोड फैक्टर आप समझ लीजिएगा
क्योंकि मैं फास्ट कर रहा हूँ, एवरेज लोड अपॉन मैक्सिमम डिमांड। ओके, तो हमारे पास क्या है, एवरेज लोड कितना है, वो है 101 101.35 इंटू 10⁻6 अपॉन मैक्सिमम डिमांड कितना 18 इंटू 10⁻3 इंटू आवर्स 8760, क्योंकि हम लोगों को एनुअली पूछा है। इसका करेक्ट आंसर आएगा, अगर इसको हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करते हैं दैट मीन्स ये परसेंटेज में आएगा लोड फैक्टर, तो उसका करेक्ट आंसर आएगा, आप कैलकुलेट करके देख लीजिए 27। ओके, ये है इसका करेक्ट आंसर। सो यहाँ पे ऑप्शन में कौन सा है, 64.2। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन अ इंटरकनेक्टेड ग्रिड सिस्टम द डाइवर्सिटी फैक्टर ऑफ अ होल सिस्टम। अगर इंटरकनेक्टेड सिस्टम है, ग्रिड सिस्टम है, तो डाइवर्सिटी फैक्टर ऑब्वियस सी बात है वो इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम डिमांड कम हो जाएंगी और सम ऑफ इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड से उसकी जो मैक्सिमम डिमांड है वो कम रहेगी, दैट मीन्स उसका जो भी डाइवर्सिटी फैक्टर है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि इंटरकनेक्शन होने के कारण सम ऑफ इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड वो ज़्यादा रहेगी एज कम्पेयर टू द मैक्सिमम डिमांड। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग मशीन इज यूज्ड टू इंप्रूव द पावर फैक्टर ऑफ द सिस्टम। सिंक्रोनस कंडेंसर, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हालांकि बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा भी जाता है। सिंक्रोनस कंडेंसर दैट मीन्स सिंक्रोनस कंडेंसर क्या है, कि ये सिंक्रोनस मशीन है। ठीक है, मैं आपको बता दूं होता क्या है, अगर हम लोग सिंक्रोनस मशीन को नो लोड पे रन करते हैं विथ लीडिंग पावर फैक्टर, तो हम लोग उसको पावर फैक्टर करेक्शन डिवाइस करके भी हम लोग यूज़ करते हैं। यहाँ पे एक नोटिफिकेशन आया होगा आपको, आए करके वहाँ पे आप क्लिक करिएगा, मेरा जो रिसेंट सिंक्रोनस मशीन का सेशन है उसको आप देखने के लिए उसको आप देख लीजिएगा, सो दैट आपको सिंक्रोनस मशीन का भी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, चूज द करेक्ट रिलेशन अमॉन्ग द फॉलोइंग। KVR इज इक्वल टू किलोवाट इंटू साइन फाई। ये सबसे पहले ऑप्शन आप टिक करोगे जल्दबाजी में, लेकिन ऐसा करना नहीं है, ये गलत है आंसर। ओके, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। देखो मैं आपको डिजिटल बोर्ड पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, करेक्ट रिलेशन ढूंढना है हम लोगों को KVAR और किलोवाट, इन सब में से। देखो मैं बता दूँ टैन कैसे आता है। KVAR हम लोग क्या लिखते हैं, देखो आप KVAR इज इक्वल टू हम लोग क्या लिखते हैं, किलो वोल्ट एम्पियर्स इंटू साइन फाई। ओके, आप कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे VI है और वहाँ पे KW था। ओके, इसीलिए इससे मतलब फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। और हम लोग किलोवाट को क्या लिखते हैं, किलोवाट इज इक्वल टू KVA VI इंटू कॉस फाई। ओके, यहाँ पे मैं कॉस फाई कर दूँ। और अगर हम लोग डिवाइड करते हैं KVA टू द KVA किलोवाट, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये तो वैल्यू कट हो जाएंगी। और आपको पता है साइन डिवाइडेड बाय कॉस क्या होता है, टैन। और यहाँ पे रिलेशन क्या बनेगा फाइनली, अच्छे से लिख देता हूँ मैं, KVAR इज इक्वल टू किलोवाट इंटू टैन। इस टाइप से क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में पूछते हैं हमेशा, और इसी टाइप के क्वेश्चंस बहुत बार कंफ्यूज भी कर जाते हैं आप लोगों को। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। इसको इरेज करके आपको करेक्ट आंसर को टिक कर देता हूँ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हेन अ पावर फैक्टर इज इंक्रीज्ड, तो क्या होगा, अगर पावर फैक्टर इंक्रीज होता है तो एक्टिव पावर डिक्रीज होगा, एक्टिव पावर बढ़ेगा, लाइन करंट डिक्रीज होगा या फिर लाइन करंट इंक्रीज होगा। तो देखो स्टूडेंट्स मैं बता दूं, पावर फैक्टर अगर इंक्रीज होता है तो लाइन करंट डिक्रीज होगा। कैसे मैं बता दूं, क्योंकि IL क्या होता है, यहीं पे बता देता हूँ, IL इज इक्वल टू P इंटू P अपॉन VL, दैट मीन्स लाइन वोल्टेज इंटू कॉस ऑफ फाई। ये कॉस ऑफ फाई क्या है, ये है पावर फैक्टर। अगर ये बढ़ता है तो दैट मीन्स ऑब्वियस सी बात है IL कम हो जाएगा। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या कह रहा है, द परमिसिबल वेरिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी इन अ पावर सिस्टम। एक वेरिएशन कितना होना चाहिए, मान लो आप लोगों की फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज, इसमें कितना % टॉलरेट हम लोग कर सकते हैं इसके वेरिएशन में, तो ये है 3% प्लस माइनस 3, एक तो -3% या फिर +3% तक एक बैंड है, एक रेंज है, उसी में हम लोग वेरिएशन
अलाउ कर सकते हैं हमारे सिस्टम को। सो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। अगर वोल्टेज यहाँ पे अगर पूछा रहता तो वो रहता 6%, ओके, बट फ्रीक्वेंसी है 3%। याद रखिएगा, नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द इलेक्ट्रिक पावर इज नॉट ट्रांसमिटेड बाय डीसी बिकॉज। इलेक्ट्रिक पावर हम लोग डीसी से क्यों ट्रांसफर नहीं करते, क्योंकि इसका सबसे बड़ा रीजन है कि डीसी वोल्टेज कैन नॉट बी स्टेप्ड अप। हम लोगों को इन्वर्टर्स रेक्टिफायर्स लगते हैं डीसी वोल्टेज को, सिंक्रो मतलब एस वगैरह जो रहते हैं, गेट मॉसफेट्स, इन सब पावर मॉसफेट, ये सब चीज़ें चाहिए रहता है हम लोगों को स्टेप अप करने के लिए या फिर वोल्टेज बूस्ट करने के लिए। बट इन जनरल ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, एक सिंपल तरीके से देखते हैं। डीसी वोल्टेज को हम स्टेप अप नहीं कर सकते, जैसे एसी वोल्टेज को हम ट्रांसफार्मर के थ्रू स्टेप अप या स्टेप डाउन कर सकते हैं, मतलब ये बढ़ा सकते हैं या फिर कम कर सकते हैं, तो उसको हम डीसी को नहीं कर सकते वैसे। और आपको पता होगा हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन के अलग फायदा है, वो मैं फिर कभी एक सेशन में एक्सप्लेन करूंगा क्योंकि ये सेशन बहुत लंबा हो जाएगा। अब याद रखिएगा, इलेक्ट्रिक पावर इज नॉट ट्रांसमिटेड बाय डीसी बिकॉज डीसी वोल्टेज कैन नॉट बी स्टेप्ड अप। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, डीजल पावर प्लांट इज जनरली यूज्ड एज बेस लोड प्लांट या पीक लोड प्लांट या फिर बोथ। सो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन बी, इट इज यूज्ड एज अ पीक लोड प्लांट। नेक्स्ट स्लाइड में आपको बता देता हूँ बेस लोड प्लांट कौन से होते हैं और ये पीक लोड प्लांट। इसको आप देख लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और याद करिएगा। ये सेशन में आगे आने वाले जो भी आपका CBT2 का एग्जाम है, इसके लिए आपको ऑप्शंस को मिक्स मैच करके आपको पूछ सकता है ये MCQs। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि बेस लोड प्लांट और पीक लोड प्लांट का क्या होता है। मान लो एक ग्राफ है, बेस लोड में मतलब जैसे अगर ये ग्राफ है, ओके, यहाँ पे ये हो गया इसका बेस लोड। इस ग्राफ में यहाँ पे है टाइम, ये लोड कर्व है, और यहाँ पे किलोवाट, मेगावाट, बेसिकली ये मेगावाट में रहता है, किलोवाट नहीं लिख सकते हम। तो यहाँ पे जो पीक्स रहते हैं इसको रन करने के लिए हम लोग पीक लोड प्लांट यूज करते हैं। बट बेस लोड, ये जो होता है बेस लोड, ये इस बैंड में जो देख रहे हैं, ये ऑकर होता है डेली, मतलब ये डेली का लोड है हमारा, इतना तो लोड मानो रहता ही रहता है। ये होगा, ये हो गया पीक लोड, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, शॉर्ट सर्किट केवीए इज अ मैक्सिमम व्हेन फॉल्ट ऑकर्स एट। शॉर्ट सर्किट केवीए ज्यादा रहेगा कहाँ पे, अगर फॉल्ट ऑकर होता है तो। अगर फॉल्ट नियर टू द जनरेटर है तो शॉर्ट सर्किट केवीए ज्यादा रहेगा। क्यों ज्यादा रहेगा, क्योंकि जो इंपेडेंस रहेगा जनरेटर के पास में, वो जो रहेगा लिमिट करने के लिए फॉल्ट करंट को, वो कम रहेगा। इसीलिए शॉर्ट सर्किट केवीए इज मैक्सिमम व्हेन फॉल्ट ऑकर्स नियर द जनरेटर। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और सेशन को आप कंप्लीट एंड तक देखना, और सेशन को आप स्किप मत करिएगा, क्योंकि मैं जो भी चीज़ें बोलता हूँ वो एग्जाम से रिलेटेड बोलता हूँ। अगर मैं एक क्वेश्चन MCQ करा रहा हूँ तो उसका मतलब ये नहीं कि एक ही MCQs हम लोग पढ़ रहे हैं, हम लोग उसके न्यूमरस क्या क्या वेज होते हैं वो भी हम लोग पढ़ रहे हैं। अगर आपके कोई भी सुझाव है टीचिंग को लेके, मीडियम ऑफ स्पीकिंग को लेके, जैसे इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, स्पीड ऑफ टीचिंग, आप प्लीज़ कमेंट करके बोलेगा। आपके जो भी वैल्यूएबल कमेंट्स है मैं पढ़ता हूँ और उसको इम्प्लीमेंट करके सेशंस लेके आता हूँ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ सिमेट्रिकल फॉल्ट ऑकर्स ऑन अ पावर सिस्टम, द परसेंटेज रिएक्टेंस ऑफ अ सिस्टम इज 2500 base kVA, 2500 and base kVA is a 25%. If the full load current corresponding to the base kVA is 20 amperes, then the short circuit current, हम लोगों को शॉर्ट सर्किट करंट निकालना है। क्वेश्चन न्यूमेरिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चलो पढ़ते हैं हम लोग डिजिटल बोर्ड पे। हम लोगों के पास में क्या था, क्वेश्चन का हिंदी में सारांश पहले मैं बता देता हूँ। अगर क्या बोल रहा है, सिमेट्रिकल फॉल्ट ऑकर होता है पावर सिस्टम पे, और उसका जो भी वैल्यूज है ये है 2500, बेस के वी है 25%। इफ द फुल लोड करंट जो भी है जो 20 एम्पेयर से, देन शॉर्ट सर्किट करंट पूछा है। देखते हैं, मैं ये वैल्यूज लिख देता हूँ यहाँ पे। ISC कैसे लिखेंगे, I इंटू 100 अपॉन परसेंटेज रिएक्टेंस। यहाँ पे आप लोग वैल्यूज पुट करोगे तो क्या आएगा, 20 इंटू 100 अपॉन 25, तो ये गया 4 बार, 24 जा 80। दैट मीन्स ISC इज इक्वल टू 80 एम्पियर्स। क्वेश्चन भले ही बड़ा दिख रहा होगा, बट लेकिन क्वेश्चन का सेंस बहुत ही छोटा है। इस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम्स में हमेशा पूछे जाते हैं कंफ्यूज करने के लिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ द परसेंटेज रिएक्टेंस ऑफ अ सिस्टम
up to the fault point is 20% and base KVA is 10,000, then शॉर्ट सर्किट KVA पूछा है हम लोगों को इज व्हाट। चलिए मैं आपको बोर्ड पे बढ़ा देता हूँ, देखो इसको पहले इरेज कर लेते हैं हम लोग। आई होप ये आपने सॉल्व कर लिया होगा और इसको नोट डाउन कर लिया होगा, नहीं भी किया तो स्टिल मैं आपको PDF इसका दे दूंगा, डोंट वरी। शॉर्ट सर्किट KVA हम लिखते हैं, शॉर्ट सर्किट KVA is equals to base KVA into 100 upon percentage reactance। वैल्यूज क्या आएंगी, 10,000 बेस KVA 10,000 था into 100, रिएक्टेंस कितना था 20, 25 था 5 10,000 मतलब 50,000, इसका आंसर रहेगा करेक्ट। ऑप्शन में ये ऑप्शन है ऑप्शन बी 50,000 KVA। अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, द फॉल्ट ऑन अ पावर सिस्टम दैट गिव्स सिमेट्रिकल फॉल्ट करंट इज। सिमेट्रिकल फॉल्ट करंट की बात किया है, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर होगा 3 फेज शॉर्ट सर्किट फॉल्ट। सिमेट्रिकल इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा 3 फेज शॉर्ट सर्किट फॉल्ट। इट इज अ फॉल्ट दैट गिव्स सिमेट्रिकल फॉल्ट करंट। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच पार्ट ऑफ अ सिस्टम इज मोर प्रोन टू फॉल्ट्स। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, सिंपल सा आंसर है ओवरहेड लाइंस। क्वेश्चन का अर्थ क्या है मैं बता दूं आपको, क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा पार्ट है ट्रांसमिशन सिस्टम का जो ज़्यादा ये रहता है, ज़्यादा जिस पे फॉल्ट आने के चांसेस रहते हैं, वो होता है ओवरहेड लाइंस। आपको देख सकते हैं अगर आप नेचुरल कैलामिटीज आते हैं या फिर अगर मैनुअली कुछ इंटरप्शन होता है, कुछ एक्सीडेंट्स होते हैं, तो उसी टाइप में ओवरहेड लाइंस पे अगर कुछ भी हो जाता है तो सबसे ज़्यादा अफेक्ट कौन सा होता है, ओवरहेड लाइंस ही होता है। दैट मीन्स ये ऐसा पार्ट है जो सबसे ज़्यादा फॉल्ट इस पे होने के चांसेस रहते हैं। ये आपने डे टू डे लाइफ में आपने एक्सपीरियंस भी किया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हेन अ line to ground fault occurs, the current in the faulted phase is 100 amperes, then zero sequence current is। zero sequence current पूछा है हम लोगों को, देखो तो उसका आंसर क्या होगा, जीरो सीक्वेंस करंट। इसको इरेज कर देता हूं मैं पहले यहाँ पे, सेकंड। जीरो सीक्वेंस करंट इज इक्वल्स टू 1/3 ऑफ 100, जो वैल्यू हम लोगों को दी थी। इसका करेक्ट आंसर आएगा 33.33, यहाँ पे ऑलरेडी मैंने मेंशन कर दिया है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, द पॉजिटिव नेगेटिव एंड जीरो सीक्वेंस इंपेडेंस ऑफ अ सॉलिडली ग्राउंडेड सिस्टम अंडर स्टेडी स्टेट कंडीशन ऑलवेज फॉलो विच रिलेशन। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, Z1 is greater than Z2 is greater than Z0। जीरो सीक्वेंस, नेगेटिव सीक्वेंस और पॉजिटिव सीक्वेंस, ये रिलेशन आप याद रखिएगा, एग्जाम्स में हमेशा पूछा जाता है ये। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच पार्ट ऑफ अ ट्रांसमिशन सिस्टम इज अ लीस्ट प्रोन टू फॉल, मतलब उसमें कम से कम चांसेस रहते हैं फॉल्ट होने के, तो वो है इन ऑप्शंस में से दिया हुआ अल्टरनेटर, ऑप्शन ए। सबसे ज्यादा रहेंगे तो वो रहेंगे ट्रांसमिशन पे और सबसे कम है तो अल्टरनेट पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द सर्किट ब्रेकर इज एबल टू ओपन अंडर। सर्किट ब्रेकर जो होता है वो कौन से कंडीशन में ओपन हो सकता है, ओके। सो बेसिकली वो होगा नो लोड कंडीशन में भी हम लोग ऑपरेट कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं, फुल लोड और फॉल्ट। दैट मीन्स ऑप्शन होगा, आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द डिवाइस दैट डिटेक्ट्स द फॉल्ट इन अ पावर सिस्टम इज। कौन सा ऐसा डिवाइस है जो कि पावर सिस्टम में आया हुआ फॉल्ट को डिटेक्ट करता है। डिटेक्ट मतलब पहचानता है कि फॉल्ट हुआ है। सर्किट ब्रेकर नहीं, आइसोलेटर नहीं, इसका करेक्ट आंसर होगा रिले। रिले ऐसा चीज़ है, रिले ऐसा पार्ट है, रिले ऐसा डिवाइस है जो कि डिटेक्ट करता है अगर सिस्टम में फॉल्ट है, और सिग्नल कौन से किसको देता है, सर्किट ब्रेकर को, सो दैट इट कैन ट्रिप। सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एन आर्क
is produced when the switch of a high voltage and large current circuit is open, close, both open या close या फिर none of these. क्वेश्चन को हिंदी में एक्सप्लेन कर दो. क्या है, आर्क प्रोड्यूस होती है अगर स्विच जो होता है हाई वोल्टेज एंड हाई करंट सर्किट का, अगर वो ओपन होने से होता है या फिर क्लोज होने से होता है. सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए. इट इज ड्यू टू ओपनिंग ऑफ सर्किट. देखो बेसिकली क्या होता है, सिस्टम में रिएक्टेंस रहता है, रिएक्टिव एलिमेंट रहते हैं. अगर हम लोग सडन ओपन कर दे सर्किट को तो जो चेंज इन करंट है होता है, मतलब जो सडनली हम, अगर आपको पता होगा इंडक्टर ऑलवेज अपोजेस द चेंज, इंस्टेंट चेंज इन करंट, एंड कैपेसिटर ऑलवेज अपोजेस द इंस्टेंट चेंज इन वोल्टेज. ओके, ये सब चीजें सिस्टम में होती है. तो इनके कारण क्या होता है ना, एक सडन चेंज इन करंट क्या करता है, एक लार्ज ईएमएफ प्रोड्यूस करता है, और ये जो है वो इंसुलेशन को ब्रेक कर देता है, जो कि स्विच गियर का इंसुलेशन होता है उसको रैप्चर कर देता है, ब्रेक कर देता है. इसीलिए ओपनिंग के टाइम पे जो भी आर्क प्रोड्यूस होती है, इट में डैमेज द हाई वोल्टेज स्विच गियर सर्किट. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए. बेसिकली जब हम लोग, बट आप बोलोगे अगर क्लोज करने से क्यों नहीं होगा, इसका आंसर बोथ क्यों नहीं होगा मैं बता दूं, ओपनिंग या क्लोज. क्योंकि अगर हम लोग क्लोज करते हैं तो जो भी ईएमएफ प्रोड्यूस होता है वो सर्किट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, जो भी पावर सिस्टम है उसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए. अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द मेकिंग कैपेसिटी ऑफ अ सर्किट ब्रेकर इज इक्वल्स टू. क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है हमेशा. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए. आप याद रखिएगा, मेकिंग कैपेसिटी ऑफ अ सर्किट ब्रेकर इज इक्वल्स टू 2.55 टाइम्स ऑफ सिमेट्रिकल ब्रेकिंग कैपेसिटी. याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है आप, हमें मतलब आई होप कि आपको समझ में आ जाएगा. 2.55 टाइम्स ऑफ सिमेट्रिकल ब्रेकिंग कैपेसिटी, याद रखिएगा. अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन अ लो ऑयल सर्किट ब्रेकर ऑयल परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ. लो ऑयल सर्किट ब्रेकर में जो ऑयल होता है वो एक फंक्शन किसका, मतलब मैं हिंदी में बता दूं वो क्या फंक्शन परफॉर्म करता है, क्या काम होता है उसका. सो इट इज ऑफ ओनली आर्क एक्सटेंशन. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी. अगला क्वेश्चन एक न्यूमेरिकल है. न्यूमेरिकल में क्या बोला गया है हमको, ओवर करंट रिले है, it is having a current setting of 125% is connected to a supply circuit through a current transformer of 400 by 5 amperes. Calculate the pickup current. हम लोगों को पिकअप करंट फाइंड आउट करना है. इन सभी ऑप्शंस दिए हुए हमारे पास. सबसे पहले हम ड्राइंग बोर्ड से जाने के पहले देख लेते हैं कि करंट सेटिंग कितना है, 125% है, और इसका जो भी करंट ट्रांसफार्मर का सेटिंग है, ट्रांस रेशियो है, वो है 400/5 एम्पियर्स, और हम लोगों को पिकअप करंट निकालना है. चलिए देखते हैं पिकअप करंट कैसे निकालते. ये न्यूमेरिकल्स में इसीलिए करा रहा हूँ क्योंकि इस टाइप से छोटे मोटे न्यूमेरिकल जो इजीली डुएबल रहते हैं वो आप कर सकते हो. लिख देता हूँ, पिक अप करंट इज इक्वल्स टू रेटेड सेकेंडरी करंट ऑफ द करंट ट्रांसफार्मर CT, मैं लिख लो CT इनटू करंट सेटिंग. ओके, तो हमारे पास रेटेड सेकेंडरी करंट क्या था CT का, वो था 5 एम्पियर्स, और उसका करंट सेटिंग कितना था 125%. परसेंट को अगर हम लोग मतलब डिवाइड करते 100 से तो उसका एक्चुअल वैल्यू आएगा 1.25. अगर 1.25 से मल्टीप्लाई कर दे 5 को तो आंसर क्या आएगा 6.25. आप जो भी मैं यहाँ पे न्यूमेरिकल कर रहा था आप उसको अपने कैलकुलेटर में प्लीज़ वेरीफाई करिएगा. अगर कुछ डाउट रहता है, कुछ करेक्शंस रहता है तो प्लीज़ आप कमेंट करके बोलिएगा. सेशन के मीनवाइल जो भी सेशन शुरू रहता है तो उस टाइम पे कभी कभी गलतियाँ हो सकती है, आप प्लीज़ कमेंट करके बोलिएगा. अगर कुछ भी करेक्शन होता है दैट विल बी अप्रिशिएटेड. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. सो उसका करेक्ट आंसर था 6.25 एम्पियर्स. याद रखिएगा, इस टाइप का न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट है. अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द पिकअप करंट ऑफ अ रिले इज 7.5 एम्पियर्स एंड द फॉल्ट करंट ऑफ इन द रिले इज 30 एम्पियर. 30 एम्पियर का फॉल्ट करंट है रिले में. प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर PSM का फुल फॉर्म है बेसिकली, क्या होगा देखते हैं. इसका वैल्यूज क्या क्या देन हम लोग इसको सॉल्व करते हैं. पिकअप करंट ऑफ अ रिले क्या है 7.5, फॉल्ट करंट है 30 है, PSM निकालना है. चलिए PSM निकालते हैं. चलो नेक्स्ट पेज पे PSM लिख दूं, क्या होता है,
इट इज अ रेशियो ऑफ फॉल्ट करंट in a relay coil upon pickup current। इसके पहले के न्यूमेरिकल में हम लोग पिकअप करंट भी निकाल लिए थे उसी तरीके से पिकअप करंट, बट यहाँ पे हम लोगों को दिया हुआ है क्या आएगा। अगर ये आपको दिख नहीं रहा होगा ब्लू कलर से तो मैं बता दूं, ये आएगा 30 अपॉन फॉल्ट करंट कितना था 30 और पिकअप करंट कितना था 7.5। इसका वैल्यू कितना आएगा, ये 4 टाइम्स कटेगा, दैट मीन्स पी एस एम प्लस सेटिंग मल्टीप्लायर सेटिंग कितना रहेगा 4। करेक्ट आंसर है, मार्क कर दो इसको, सॉरी पी एस एम क्या आएगा 4। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, फॉर अ राउंड वायर ऑफ अ डायमीटर डी द फ्यूजिंग करंट इज गिवन बाय, ये आई है बेसिकली, इसका करेक्ट रिलेशन है ऑप्शन बी, आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डी रेज़्ड टू द पावर 3/2। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ द फॉल्ट करंट इज 200 एम्पियर्स द रिले सेटिंग इज 50% एंड द करंट ट्रांसफार्मर रेशियो है 400:5 एम्पियर्स का, देन हम लोगों को पीएसएम कैसे निकालना है। इसके पहले हम लोगों को पिकअप करंट डायरेक्टली गिवन था, यहाँ पे हम लोगों को पिकअप करंट भी निकालना पड़ेगा। चलिए चलते डिजिटल बोर्ड की तरफ, यहाँ पे हम लोग दिखा दें। पीएसएम का फॉर्मूला मैं वैसे रहने देता क्योंकि अभी हम लोग यूज ही करने वाले हैं उसको। वैल्यूज क्या क्या है हमारे पास, पिकअप करंट क्या होगा, मैं आपको दूसरे पेन से इसको लिख देता हूँ। यहाँ पे देखो इधर ही पिकअप करंट रहेगा रेटेड सेकेंडरी करंट ऑफ अ सिटी, हमने देखा था सेकेंडरी करंट ऑफ सिटी। आई होप ये आपको मैं जब भी बोल रहा हूँ तभी आपको मेरा लिखने का स्टाइल आपको समझ में आ रहा होगा। इनटू करंट सेटिंग, तो इसका वैल्यूज कितना था हमारे पास में 5 इंटू 0.5, तो इसका वैल्यू कितना आएगा 2.5। ये हो गया पिकअप करंट। अभी हम लोगों को निकालना है फॉल्ट करंट इन रिले कॉइल। फॉल्ट करंट इन रिले कॉइल क्या होता है, कैसे निकालेंगे, वो है 2000 हमारे पास जो वैल्यू था इंटू 2000 का किस चीज़ की वैल्यू है, ये है फॉल्ट करंट है, याद रखिएगा 2000 इंटू 5 अपॉन 400, 5 25, इसका आएगा 25। ओके, दैट मीन्स हम लोग पीएसएम को अगर निकालते हैं तो 25 अपॉन यहाँ पे ये जो वैल्यू आई है 2.5 इंटू 2.5 से डिवाइड करते हैं तो इसका वैल्यू क्या आएगा, इसका वैल्यू आएगा 10, 2.5 10 समथिंग। 10 ऑप्शन में है क्या, नहीं है, इसको इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, याद रखिएगा इसका वैल्यू है 10। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट ब्रेकर इज जनरली यूज्ड इन रेलवे एप्लीकेशन। ये होता है एयर ब्रेक सर्किट ब्रेकर, याद रखिएगा ये जनरली रेलवे एप्लीकेशंस में यूज होता है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बुकोज रिले इज अ, बहुत सारे व्यूअर्स को कंफ्यूजन था बुकोज रिले के बारे में। मैं कमेंट्स में मैं देखता हूँ कि एक दो व्यूअर्स ने कमेंट किया था कि वो एक्चुअली ऑयल एक्चुएटेड रिले है या नहीं है करके, बट बेसिकली मैं आपको डाउट क्लियर कर दूँ, इट इज़ अ गैस एक्चुएटेड रिले। बेसिकली ट्रांसफार्मर ऑयल इमर्स्ड होता है, ऑयल रहता है, बट जो ऑयल के कारण उसमें अगर एब्नॉर्मलिटीज आती है, मतलब कुछ फॉल्ट्स जनरेट होते हैं, कुछ टेम्परेचर उसका बिल्डअप होता है, ज़्यादा हाई होता है, उसके कारण उसमें गैस प्रोड्यूस होती है। और बुकोस रिले जो होता है ये बेसिकली गैस एक्चुएटेड रिले होता है, ये गैस से एक्चुएट होता है, उसको सिग्नल मिलता है। सो इसका करेक्ट आंसर होगा ओनली ए, ऑप्शन ए, याद रखिएगा। इस टाइप के आपको भले ही क्वेश्चन सिंपल रहे बट लेकिन आपको जो ऑप्शंस रहते हैं वो कंफ्यूजिंग रहते हैं, आप प्लीज़ उसको ध्यान में रख के पेशेंटली सॉल्व करिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, मस्ट प्राइस सर्कुलेटिंग करंट इज अ प्रिंसिपल ऑफ, मस्ट प्राइस सर्कुलेटिंग करंट प्रिंसिपल इज
more suited to the generator, transformer या फिर both. So basically Merz price circulating current principle is suited for generators. Merz price circulating current principle क्या होता है? डिफरेंशियल सर्कुलेटिंग करंट का एक प्रिंसिपल होता है. सो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए. अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अंडर द नॉर्मल ऑपरेशन अ लाइटनिंग अरेस्टर कंडक्ट्स विच करंट टू द अर्थ. आंसर पहले शो हो गया था, इसलिए मैं बता दूं नो करंट. क्यों नो करंट? क्योंकि लाइटनिंग अरेस्टर हम लोग जब भी लाइटनिंग स्ट्राइक होता है उसी टाइम पे उसमें से करंट फ्लो होता है, बट नॉर्मल टाइम में उसमें से कोई भी करंट फ्लो होता नहीं है. सो इट कैरीज नो करंट टू द अर्थ. अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? फॉर अ प्रॉपर प्रोटेक्शन ऑफ अ पावर सिस्टम द ऑपरेटिंग टाइम ऑफ अ रिले शुड बी. अगर प्रोटेक्शन चाहिए प्रॉपर पावर सिस्टम का, तो ऑपरेटिंग टाइम क्या होना चाहिए रिले का, जो डिटेक्ट करता है. हमने थोड़ी देर पहले देखा रिले क्या डिटेक्ट करता है? फॉल्ट डिटेक्ट करता है. वो कितने जल्दी उसने डिटेक्ट करना चाहिए. सो इट इज एज लेस देन 1 सेकेंड. हालांकि वो मिली सेकेंड्स में भी ऑपरेट होता है बेसिकली, बट लेकिन उसका टाइम बहुत ही फास्ट होना चाहिए. क्विक एक्टिंग रिले होने चाहिए, तभी हम लोग पूरे पावर सिस्टम को बचा सकेंगे. क्योंकि एक मोर देन 1 सेकेंड, एक मिली सेकेंड्स का भी अगर डिले होता है तो इट विल क्रिएटेड कैटास्ट्रोफिक सिचुएशन, मतलब डेंजरस सिचुएशन वो प्रोड्यूस करेगा. सो उसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी. अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? इनवर्स टाइम करंट रिले आर यूज्ड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ. सो बेसिकली इनवर्स टाइम करंट रिले आर यूज्ड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ अल्टरनेटर्स. ऑप्शन डी याद रखिएगा. अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? द मिनिमम डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेस इन अ केबल इज एट. सो बेसिकली इज एट अ लीड क्षेत्र. मिनिमम डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेस होता है यहाँ पे, सबसे ज्यादा होता है कंडक्टर सरफेस पे. अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? द डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर इज रेटेड एट अ 200 kVA. द मैक्सिमम एक्टिव पावर दैट इट कैन सप्लाई. एक्टिव पावर और पावर ट्रायंगल का कंसेप्ट मैं आपको बताने इसका टिपिकल सेशन मैंने बनाया. यहाँ पे आई बटन आया होगा, आप उसको क्लिक करेगा. और जिन लोगों ने वो सेशन नहीं देखा, पावर ट्रायंगल का बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है, वो लोग कंप्लीट जाके देखिएगा, सो दैट आपके एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर, अपेरेंट पावर के जो भी कंसेप्ट है, डाउट्स है, वो क्लियर हो जाएंगे. यहाँ पे आई बटन आया होगा, उसको क्लिक करिएगा. सो बेसिकली क्वेश्चन में क्या बोला है? अगर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर का कैपेसिटी 200 kVA, तो उसका मैक्सिमम एक्टिव पावर कितना होगा? बेसिकली एक्टिव पावर होगा 200 किलोवाट. बिकॉज अगर हम लोग 200 kVA को cos फाई से पावर फैक्टर मैक्सिमम जाके कितना होगा? पावर फैक्टर होगा मैक्सिमम 1. अगर इसको 1 से मल्टीप्लाई करें, दैट मीन्स cos फाई क्या हो जाएगा? 1. इसको अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट मीन्स एक्टिव पावर कितना होगा? वो होगा 200 किलोवाट. सिंपल सा आंसर था. अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज ट्रू फॉर द इंसुलेशन रेजिस्टेंस आर ऑफ अ केबल एंड इट्स लेंथ L. सो इसका आंसर है ऑप्शन बी, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय लेंथ. कैसे मैं बता दूं? बेसिकली इंसुलेशन रेजिस्टेंस ऑफ अ केबल क्या होता है? आर इज इक्वल टू, इसका एक रिलेशन है, रो अपॉन ट्वाइस पाई L लॉग ऑफ लॉग E R2 अपॉन R1. इस रिलेशन से आप देख सकते हैं R is inversely proportional to the 1 by L. Next question is the insulating material most commonly used for a power cable is. The insulating material most commonly used for a power system for a power cable is basically a PVC. PVC का full form है polyvinyl chloride. याद रखिएगा. Next question is a numerical. क्वेश्चन क्या कह रहा है? इन अ 33 kV ओवरहेड लाइन देयर आर 3 यूनिट्स इन अ स्ट्रिंग ऑफ अ इंसुलेटर. द वोल्टेज अक्रॉस द स्ट्रिंग इज. सो बेसिकली वोल्टेज अक्रॉस द स्ट्रिंग क्या रहेगा? वोल्टेज अक्रॉस स्ट्रिंग इज इक्वल्स टू फेज वोल्टेज. इस टाइप के छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स आप प्लीज स्किप मत करिएगा. क्वेश्चन को एक बार पढ़ लिया करें एग्जाम्स में कभी भी, सो दैट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस ऐसे डुएबल रहते इजीली, बट लेकिन उसकी लेंथ देख के, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी देख के हम लोग उसको स्किप करते. ऐसा कभी नहीं करना है. फेज वोल्टेज क्या होगा? जो लाइन वोल्टेज है उसको डिवाइडेड बाय √3 करेंगे तो फेज वोल्टेज आएगा. दैट मीन्स इट इज अ वोल्टेज अक्रॉस द स्ट्रिंग क्या हो जाएगा? 19. अगर इसको सॉल्व करते हैं तो उसका आएगा आंसर 19.05. आप उसको क्रॉस चेक करके देख लीजिएगा आपके कैलकुलेटर में. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. इस सेशन का टाइम मैं मिनिमम रखने का ट्राई कर रहा हूँ, सो दैट आप सेशन जल्दी से जल्दी देख सको, बट स्टिल कुछ कंसेप्ट ऐसे होते हैं जिसको एक्सप्लेन करना जरूरी होता है.
रेफरिंग टू द क्वेश्चन नंबर 39, इसके पहले के क्वेश्चन रेफर करते हुए, अगर स्ट्रिंग एफिशिएंसी 85.8% है तो देन वोल्टेज अक्रॉस द डिस्क नियरेस्ट टू द कंडक्टर इज, क्या हो जाएगा? स्ट्रिंग एफिशिएंसी, ये कंडक्टर पास हो रहा है यहाँ से, इंसुलेटर से, तो यहाँ ये जो डिस्क है यहाँ पे, इसका वोल्टेज कितना होगा, इसके पास का वोल्टेज अक्रॉस नियरेस्ट टू द कंडक्टर कितना होगा? चलते हैं डिजिटल बोर्ड पे, मैं बता दूं यहाँ पे, देखो बेसिकली वोल्टेज स्ट्रिंग एफिशिएंसी हम लोग कैसे निकालते हैं? स्ट्रिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू वोल्टेज अक्रॉस स्ट्रिंग अपॉन n इंटू V3, मतलब V3 डिनोट कर रहा है कि लोएस्ट टू द कंडक्टर, जो भी कंडक्टर के पास का इंसुलेटर, इनटू अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका स्ट्रिंग एफिशिएंसी आ जाएगा। सो बेसिकली हमारे पास गिवन है स्ट्रिंग एफिशिएंसी, वो है 85.8 इज इक्वल्स टू, हमने थोड़ी देर पहले निकाला था वोल्टेज अक्रॉस द स्ट्रिंग, यहाँ पे आप देख सकते हैं 0.5 अपॉन नंबर ऑफ स्ट्रिंग, अगर देखो यहाँ पे 3 थे इसके क्वेश्चन में, इसके पहले के नंबर ऑफ जो इंसुलेटर्स थे वो 3 थे, इसलिए हम लोग n यहाँ पे अज्यूम करें 3, अज्यूम मतलब जो गिवन है वो इंटू V3 इंटू 100। तो इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे आप, एंड आई होप आप प्लीज़ कैलकुलेट करते होंगे, ये जो भी मैं न्यूमेरिकल्स बढ़ा रहा हूँ, इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो इसका वैल्यू आएगा V3 का 7.4 kV। ओके, अब चलिए देखते हैं ऑप्शन में क्या है। ऑप्शन में है सेकंड ऑप्शन, ये होगा इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? द डीसी सिस्टम, फॉर द डीसी सिस्टम द स्ट्रिंग एफिशिएंसी इज, देखिए डीसी सिस्टम में स्ट्रिंग एफिशिएंसी कितना होगा? 100%, एज सिंपल एज दैट। क्यों? क्योंकि डीसी सिस्टम में कैपेसिटेंस इनएफेक्टिव हो जाएगा, कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस इनएफेक्टिव रहते हैं, आपको पता है डीसी सिस्टम में, क्योंकि फ्रीक्वेंसी नहीं रहती है, कांस्टेंट डीसी सप्लाई रहता है। ओके, इसलिए यहाँ उसका जो भी स्ट्रिंग एफिशिएंसी रहेगा वो 100% रहेगा, क्योंकि जो स्ट्रिंग एफिशिएंसी का किस में फैक्टर में, कौन से ऐसे फैक्टर्स में आते हैं? इट इज़ बिकॉज ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, जो भी कैपेसिटेंस फॉर्म्स होता है, जो क्रॉस आर्म्स रहते हैं, मान लो एक कंडक्टर है, इसके जो क्रॉस आर्म्स है, ये यहाँ पे कंडक्टर जा रहा है, ये क्रॉस आर्म्स और ग्राउंड के बीच में जो भी कैपेसिटेंस आता है, उसी के कारण स्ट्रिंग एफिशिएंसी, ये जो नंबर ऑफ डिस्क के मतलब अराउंड जो वोल्टेज रहता है यहाँ पे, वो कम ज़्यादा होता है। ये मान लो ट्रांसमिशन टावर्स है, तो उसके अकॉर्डिंग उसका स्ट्रिंग एफिशिएंसी डिफाइन होता है। बट यहाँ पे डीसी सिस्टम में कैपेसिटेंस नहीं रहेगा, तो ऑब्वियसली बात है उसका स्ट्रिंग एफिशिएंसी रहेगा 100%। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? द फीडर इज डिजाइन मेनली फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इट्स करंट कैरिंग कैपेसिटी, वोल्टेज ड्रॉप, ऑपरेटिंग वोल्टेज या फिर ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी। बेसिकली फीडर क्या होता है? फीडर इज अ कंडक्टर, वो एक कंडक्टर होता है जो कि कनेक्ट करता है सबस्टेशन टू द एरिया जहाँ पे पावर डिस्ट्रीब्यूट करनी है हम लोगों को, इसलिए उसका करंट कैरिंग कैपेसिटी को हम ध्यान में रखते लिखते उसको डिज़ाइन करते हैं। सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, याद रखेगा। फीडर इज डिजाइन मेनली फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इट्स करंट कैरिंग कैपेसिटी। हिंदी इंग्लिश के कारण बहुत बार ऐसे होता है कि मैं कुछ इंग्लिश को स्किप नहीं कर सकता, आप प्लीज़ ट्राई टू, मतलब आप समझने की कोशिश करिएगा। जो स्टूडेंट्स हिंदी के लिए डिमांड करते हैं उन लोगों के लिए स्पेशली मैं बोलना चाहता हूँ कि अगर आपको कुछ नहीं समझते तो प्लीज़ आप कमेंट करके बोलिएगा, मैं आपको रिप्लाई करने का, आपको जो भी डाउट्स है वो क्लियर करने का 100% ट्राई करता हूँ। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इज यूज्ड फॉर कंबाइंड पावर एंड अ लाइटनिंग लोड। इसके पहले के सेशन में मैंने इसी टाइप का एक MCQ कराया था, उसमें कुछ डिफरेंट ऑप्शंस थे। व्यूवर्स ने, सब्सक्राइबर्स ने मुझे कमेंट करके बोला था, इसलिए मैंने इस टिपिकली जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस पूछते हैं एग्जाम में उसी तरीके का क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है। तो हम लोगों को पता है एक पावर और लाइटनिंग लोड के लिए हम लोग कौन सा यूज़ करते हैं? 3 फेज 4 वायर AC डिस्ट्रीब्यूशन। 4 वायर क्यों? 3 फेज के लिए क्योंकि एक वायर होता है न्यूट्रल का और बाकी होता है RYB। आई होप ये आपको समझ में आऊंगा। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए।
अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द वोल्टेज ड्रॉप इज द मेन कंसिडरेशन फॉर डिजाइनिंग ऑफ अ फीडर, सर्विस मेन्स या फिर डिस्ट्रीब्यूटर। बेसिकली जो भी वोल्टेज ड्रॉप होता है वो सिग्निफिकेंटली हम लोग कैलकुलेट करते हैं वाइल डिजाइनिंग। जब भी हम लोग डिस्ट्रीब्यूटर डिजाइन करते हैं तब हम लोग वोल्टेज ड्रॉप का बहुत ध्यान रखते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन सी, फीडर के टाइम पे करंट और डिस्ट्रीब्यूटर के टाइम पे वोल्टेज ड्रॉप। ये दोनों में क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन हमेशा एग्जाम्स में पूछा जाता है। घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछते हैं लेकिन हमेशा पूछते हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, सीरीज रिएक्टर आर यूज टू इम्प्रूव ट्रांसमिशन एफिशिएंसी, इम्प्रूव पावर फैक्टर ऑफ अ सिस्टम, इम्प्रूव वोल्टेज रेगुलेशन या फिर ब्रिंग डाउन द फॉल्ट लेवल विद इन अ कैपेसिटी ऑफ अ स्विच गियर। बेसिकली सीरीज रिएक्टर इज नथिंग बट अ इंडक्टर। ओके, इसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं सीरीज रिएक्टर जैसा। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। मैं बता दूं क्यों। सीरीज रिएक्टर आर यूज टू ब्रिंग डाउन द फॉल्ट लेवल विद इन द कैपेसिटी ऑफ अ स्विच गियर। एक स्विच गियर का भी कैपेसिटी होता है रप्चर, मतलब उसको ट्रिप करने का, उसको प्रोटेक्ट करने का। अगर हम लोग सीरीज रिएक्टर यूज करते हैं तो स्विच गियर का जो भी एक कैपेसिटी रहता है ट्रिप आउट करने का, उसके लेवल में फॉल्ट लेवल आ जाता है सीरीज रिएक्टर यूज करने के कारण। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। वो कम कर देगा उसकी जो सिवियरिटी रहेंगी, सो दैट स्विच गियर उसको हैंडल कर सके। ऐसा नहीं कि आप मान लो कितना भी एक स्विच गियर की कैपेसिटी के ऊपर जाके आप उसको प्रोटेक्ट करने के लिए लगा रहे हो, बट ऐसा नहीं होता। बेसिकली इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट इन अ थ्री फेज वोल्टेज ऑफ अ डेल्टा कनेक्शन इज। जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट इन अ थ्री फेज वोल्टेज ऑफ अ डेल्टा कनेक्शन इज जीरो, क्योंकि डेल्टा है, ऑब्वियस सी बात है। बेसिकली होता क्या है, सीक्वेंस ऑफ अ करंट जो भी होता है जो इक्वल इन मैग्नीट्यूड होता है और विद इन अ, और उसमें क्या होता है जीरो फेज डिस्प्लेसमेंट होता है, हम लोग उसको कहते हैं जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट। बेसिकली लाइक दिस हम लोग बोल सकते हैं, इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड नो फेज, या जैसा इसको बोल सकते हैं आई आर ओ आई वाई ओ आई बी ओ। ओके, इक्वल इन मैग्नीट्यूड और जीरो फेज डिस्प्लेसमेंट Z0। सो बेसिकली इट इज जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट इन अ थ्री फेज वोल्टेज ऑफ अ डेल्टा कनेक्शन, क्योंकि न्यूट्रल अवेलेबल नहीं रहता डेल्टा में, आपको पता होगा, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग जनरेटिंग प्लांट विल टेक द लीस्ट टाइम इन स्टार्टिंग फ्रॉम कोल्ड कंडीशन टू फुल लोड कंडीशन। कोल्ड कंडीशन है, कोई ऑपरेशन में नहीं है, टू फुल लोड कंडीशन में अगर उसको लाना है कोई पावर सिस्टम, मतलब पावर जनरेटिंग स्टेशन को। सो इनमें से, इन ऑप्शन में से कौन सा ऐसा जनरेटिंग स्टेशन है जो क्विकली स्टार्ट हो जाएगा। सो वो हो जाएगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। सिंपल सा आंसर है, ऑब्वियस रीजन है इसका। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द कंट्रोल रॉड यूज्ड इन अ न्यूक्लियर रिएक्टर आर मेड अप ऑफ। न्यूक्लियर पावर स्टेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछ सकते हैं आरआरबी जेईई में। कंट्रोल रॉड जो होते हैं न्यूक्लियर रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए वो बने होते हैं बोरॉन के, याद रखिएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन द इफेक्टिव हेड इज एच मीटर्स एंड द रेट ऑफ अ वाटर फ्लो इज क्यू मीटर क्यूब पर सेकंड, द हाइड्रोलिक पावर पी अवेलेबल इन किलोवाट इज। चलिए डिजिटल बोर्ड की तरफ मैं आपको एक्सप्लेनेशन बता दूं। देखो हमारे पास में हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर पी जो भी अवेलेबल रहेंगी वो हम लोग कैसे लिखेंगे, देखो पी इज इक्वल टू, फिर से अच्छे से लिख देता हूं आपको, P is equals to mgh. M is what? M is the mass of a water into g into water head. ओके, सो बेसिकली मास ऑफ वाटर क्या रहेगा, इसको अगेन हम फॉर्मुलेट करते हैं। सो वॉल्यूम ऑफ वाटर इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर।
डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू जी इंटू एच। आप मेरे वर्ड्स को याद रखिएगा और इस फॉर्मूलेस को आप अपने रफ पेजेस पे लिख सकते हो। आप उसकी चिंता भी ना करें, मैं पीडीएफ में मोस्ट ऑफ द चीज़ें मैं डाल देता हूँ यूजुअली। सो क्या होगा, हमारे पास वॉल्यूज क्या है इसकी, वह क्यू इंटू 1000 इंटू 9.8 इंटू एच। सो बेसिकली इसका क्या आएगा, क्यू इंटू 1000 9.8 इंटू एच अपॉन 1000, क्योंकि हम लोगों को वैट में पूछा था, हम लोगों को चाहिए आंसर किलोवाट में। यहाँ पे बता दो, यहाँ पे किलोवाट में आंसर चाहिए। तो सो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आएगा आंसर 9.8 QH। QH क्यों लिखा है, क्योंकि हम लोगों को वैल्यूज गिवन नहीं है, इसलिए QH। बेसिकली इसका किलोवाट ही आंसर है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ द वोल्टेज is increased by n times, the size of a conductor would, so the size of conductor will be decreased by 1 by n square times। इसका फॉर्मूला हमने थोड़ी देर पहले ही देख लिया था। आई होप ये आपको सेशन समझ में आया होगा।